वेलकम टू गाइड नीति। आज से गाइड नीति पर हिस्ट्री का वन लाइनर स्टार्ट हो रहा है। गाइड नीति की जो वन लाइनर होगी वो और ऑनलाइनर से कैसे अलग होगी, आज हम इस बात की चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ आज हिस्ट्री का कुछ वन लाइनर भी देखने वाले हैं। वन लाइनर का ये जो आज है वो क्लास फर्स्ट है। देखते हैं कि गाइड नीति की टीम कैसे वन लाइनर को अलग तरीके से प्रेजेंट करेगी, जो कि आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेहतर होगा। और गाइड नीति की जो प्रयास होगी वो हमेशा आपको आगे बढ़ाने के तत्पर प्रयास करती रहेगी। गाइड नीति का जो इतिहास का जो सेक्शन है उसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। तो गाइड नीति पर आपको प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की, और दूसरा जो होगा वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। बीपीएससी में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से पिछले बार 8 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। तो ये दोनों सेक्शन का जो वन लाइनर होगा आज से गाइड नीति पर स्टार्ट हो रहे हैं। गाइड नीति पर भारतीय इतिहास एवं संस्कृति और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रश्न दिए जाएंगे। 10 क्वेश्चंस हर एक वीडियो में होंगे और जिसका फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। वन लाइनर विथ फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके, तो आप गाइड नीति के साथ स्टे रहिए और देखते हैं आखिर आज के वीडियो में आपको कैसे मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म जो था वो 1483 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। मुगल वंश का शासक था और मुगल वंश का संस्थापक भी बाबर ही था। मुगल वंश ये बाबर का जो जन्म था वो मध्य एशिया के वर्तमान समय में अभी उज्बेकिस्तान में हुआ था। वो बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां और माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश, जो दिल्ली सल्तनत पर जो अंतिम वंश था, कौन सा वंश था? लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। तो मुगल वंश की स्थापना कब किया गया था? 1526 ईस्वी में, जब लोदी वंश जो कि दिल्ली सल्तनत पर राज कर रही थी, जिसका अंतिम वंश था लोदी वंश का इब्राहिम लोदी, उसको हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। देखते हैं मुगल वंश के द्वारा कुछ लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध। प्रथम जो युद्ध था वो क्या था? पानीपत का युद्ध था। पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का जो युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीत गए थे, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। उसके बाद बाबर ने दूसरा युद्ध जो लड़ा था वो था खनवा का युद्ध। खनवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीत गए थे। और खनवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इसके बाद जो है बाबर ने तीसरा जो युद्ध लड़ा था वो था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। ये कब हुआ था? 29 मार्च 1528 ईस्वी में, जिसमें बाबर फिर से विजयी हो गए थे। और बाबर द्वारा अंतिम लड़ा गया युद्ध वो था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध बाबर ने 6 मई 1529 ईस्वी में लड़ा था।
ये जो युद्ध हुआ था बाबर और अफगानों के बीच हुई थी, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। उसके बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। हम्पी जो है वो भारत के कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में। यह नगर जो है प्राचीन स्मारकों में से एक है। ठीक है। 1509 में कृष्णदेव राय ने यहाँ पर गोपुरा का निर्माण कराया था। जब कृष्णदेव राय का अभिषेक हो रहा था, तब उस टाइम उन्होंने विरूपाक्ष मंदिर में एक गोपुरा का निर्माण कराया था। विरूपाक्ष मंदिर जो है कौन से भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव का। विरूपाक्ष मंदिर को पंपाटी नाम से भी जाना जाता है। विरूपाक्ष मंदिर को पंपाटी। और इस मंदिर का संबंध जो है वो विजयनगर साम्राज्य से है, जो कि काफी प्रसिद्ध है। तो विरूपाक्ष मंदिर के बारे में इतना कुछ डिटेल था। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलकाता में डेविड हरे तथा अलेक्जेंडर डव के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने ही भारतीय पुनर्जागरण का एक अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। वर्ष 1814 में उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थक अनुष्ठान का विरोध करने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय को आत्मीय सभा की स्थापना का, आत्मीय सभा हमारे कभी कभी प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं कि किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने। उन्होंने ईसाई धर्म के कर्मकांड की आलोचना की थी और ईसा मसीह को वो ईश्वर का अवतार के रूप में मानने से खारिज कर दिया था। वह महिलाओं के स्वतंत्रता, विशेष रूप से सती प्रथा, जो सती प्रथा जो खत्म किए थे वो राजा राम मोहन राय ने ही, और विधवा पुनर्विवाह का उन्मूलन पर उनका जो अग्रणी विचार है और कार्रवाई के लिए उन्हें जाना जाता है। और उसके अलावा उन्होंने बाल विवाह, महिलाओं की अशिक्षा और विधवाओं का अपमानजनक स्थिति को विरोध किया था और महिलाओं के लिए विरासत तथा संपत्ति का अधिकार की मांग की थी। राजा राम मोहन राय द्वारा कुछ देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से काम किए थे। 1815 ईस्वी में उन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था। 1821 ईस्वी में इन्होंने यूनिटेरियन एसोसिएशन का गठन किया था। उसके बाद उन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा का गठन किया था, जिसको बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। उसके अलावा उन्होंने 1817 ईस्वी में उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ये सारे जो जानकारियां दी जा रही है वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद आई हैं, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। ये आपको किसी भी एक बुक में तो नहीं मिलने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं शेख मोइनुद्दीन बख्तियार काकी तथा फरीद उद्दीन एंड गंज शंकर कौन थे? तो ये जो सब थे वो प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। चिश्ती संप्रदाय भारत की सबसे प्राचीन सिलसिला है। यह एक बासर सिलसिला की एक शाखा है। चिश्ती जो है कौन सी सिलसिला का एक प्रसिद्ध शाखा है? तो बासर। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं।
भारत में यह संप्रदाय सबसे अधिक प्रसिद्ध है और इनका जो आध्यात्मिक केंद्र है भारत के अलावा और कहाँ कहाँ है? पाकिस्तान और बांग्लादेश में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस स्थान के उत्खनन में तांबे का मोहर प्राप्त हुए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा के उत्खनन में। हड़प्पा के उत्खनन में हमें तांबे के मोहरे प्राप्त हुए थे। पुरातात्विक उत्खनन वाली जगहों में अलग अलग प्रकार की मोहरे भी मिली थी, जैसे कि वर्गाकार, त्रिकोणीय, आयताकार इत्यादि। मोहरों का जो लिपि लिखी हुई थी वो चित्राक्षर लिपि थी, जिसको इंग्लिश में पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं। मुद्रा लेखन इसमें दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। मोहरों का जो मुख्य रूप से वाणिज्य प्रयोजकों के लिए प्रयोग किया जाता था और हो सकता है इनका प्रयोग शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता था। उदाहरण के लिए अगर देखें तो पशुपतिनाथ की मोहर और यूनिकॉर्न की मोहरें प्राप्त हुई थी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन मानी जाती है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। पश्चिमी एशिया का जो फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित वर्तमान इराक के प्राचीन समय में मेसोपोटामिया कहा जाता था। इराक को ही प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया का सभ्यता दजला और फारस दो नदियों के मध्य क्षेत्र में जन्म पली और विकसित हुई है। ठीक है, मेसोपोटामिया में 4 प्रसिद्ध सभ्यता हुई जो इस तरीके से है। फर्स्ट है सुमेरिया, दूसरा है बेबीलोन, तीसरा है असीरिया और फोर्थ नंबर जो है वो है कॉल्ड्रिया। तो ये 4 सभ्यता जो थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता था। ये मेसोपोटामिया सभ्यता हड़प्पा की सभ्यता से मिलती जुलती सभ्यता मानी जाती है। उसके बाद जो प्रश्न है वो देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान की प्राप्ति किस तिथि को हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख के शुक्ल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में ही जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन उनका महानिर्वाण हुआ। ऐसा किसी अन्य महापुरुष के साथ आज तक नहीं हुआ। हिंदू धर्मावलंबियों के अनुसार बुद्ध भगवान विष्णु भगवान के 9वें अवतार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? इसका सही उत्तर होगा संस्कृत में। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपने तरह का यह प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहात्मक है। इसके बाद का जो प्रश्न है 9 नंबर, मंगलों ने सबसे पहले किसके शासन ने भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। मंगलों के कई समूह विविध समय में भारत आए और उसमें से कुछ यहीं पर बस गए। चंगेज खां, जिसके भारत पर आक्रमण करने का खतरा 1211 ईस्वी में उत्पन्न हुई थी, वह भी एक मंगोल था। इसी प्रकार से तैमूर भी, जिसने भारत पर 1398 ईस्वी में हमला किया था, वो भी एक मंगोल था। चंगेज खां और उसके अनुयायी जो थे वो मुसलमान नहीं थे, किंतु तैमूर और उसके अनुयायी मुसलमान हो गए थे और मंगोल लोग ही मुसलमान बनने के बाद मुगल कहलाने लगे थे। अगला प्रश्न है, मामल्लपुरम
या महाबलीपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण किन शासकों ने कराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्लव शासकों ने। प्राप्त लेखों के अनुसार महाबलीपुरम का भव्य रथ गुफा मंदिर के 7वीं और 8वीं शताब्दियों में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वारा निर्मित कराया गया था। इस मंदिर की पत्थर की काट कर की गई शिल्पकारी की सुंदरता पूर्व पल्लव शासकों की कलात्मक रुचि को दर्शाती है। आज का सवाल है, मुगल सम्राट औरंगजेब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जितना कुछ जानते हैं इसका जरूर लिखें। अगर आप एक बार लिख देते हैं तो वो आपको सदा के लिए याद हो जाती है, इसलिए इसे लिखें और गाइड नीति के साथ बने रहें। तो कैसा लगा आपका गाइड नीति का वन लाइनर? कैसे किसी दूसरे वन लाइनर से आपको अलग दिखा, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं आप। तो गाइड नीति पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।